नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन को। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के सभी चैप्टर्स को लाइन वाइज यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपने अगर वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको हमारे इतिहास विषय के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें हम इतिहास में स्थित नगरों और व्यापारी और शिल्पी जनों के बारे में बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इतिहास से और भी अच्छे से रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लाइन वाइज इसको पढ़ने जा रहा हूँ। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। आपको ये सोचना है कि अगर कोई यात्री कहीं से आ रहा है, किसी बाहरी देश से आ रहा है, तो वो अगर किसी नगर में जा रहा है तो वो किस प्रकार की आकांक्षाएं उस समय रखता होगा। आपको उसकी तरह सोचना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का नगर था। क्या वह एक मंदिर नगर था, या फिर एक प्रशासनिक केंद्र, या फिर एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर, या फिर अन्य प्रकार का शहर था। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारे मंदिर नगरों में जहाँ पर हमारे प्रमुख मंदिर हैं, उज्जैन, रामेश्वरम, वाराणसी, और इसी प्रकार से हमारा जो प्रशासनिक केंद्र के तौर पर अगर लिया जाए तो दिल्ली हमारा प्रशासनिक केंद्र है। वाणिज्यिक शहरों में बहुत सारे शहर हमारे हैं, और इसी तरह से पत्तन नगरों में भी जहाँ पर बंदरगाह स्थित है, जहाँ से बाहर के देशों में व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, तो वे पत्तन नगर शहर स्थित थे। तो इस प्रकार की आकांक्षाएं जो बाहर का यात्री था वह रखता होगा। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो कुछ नगर ऐसे भी थे जो संयुक्त रूप से प्रशासनिक नगर थे, मंदिर नगर थे, वाणिज्यिक और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। अब आप मैप की सहायता से यहाँ पर देख पाएंगे कि मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनमें सूरत, मसूलीपट्टनम और हम्पी जो हैं प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं प्रशासनिक केंद्रों के बारे में। तो जो हमारा अध्याय 2 था उसमें हमने चौल वंश के बारे में पढ़ा था। अब हम कल्पना करते हैं कि घोड़े पर सवार होकर चौल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर हम चलते हैं। तो वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चौल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथंचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसीलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तो ये बात हो रही है राजराजेश्वर मंदिर की, जिसके कि वास्तुकार का नाम है कुंजर मल्लन राजराज, और उसने अपने नाम को उस मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। इसीलिए उसका नाम सब लोग जानते हैं और सब लोगों के मुंहों पर उसका नाम है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थ के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा
मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक यात्रा कराई है, जहाँ पर आप एक यात्री के रूप में घोड़े पर सवार हैं और आप इन विभिन्न चीज़ों को उस राज्य में देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में। इससे पहले आपने वहाँ के प्रशासनिक नगर को एक वहाँ पर झलक देखी है। अब मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र की झलक यहाँ पर देखते हैं। तंजावुर एक मंदिर नगर है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थ भी दान दक्षिणा दिया करते थे। इस तरीके से हमने मंदिरों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं किस तरीके से कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम की तकनीकी विकसित थी। यहाँ पर आप एक मूर्ति देख पा रहे हैं। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टिन के मेल से बनता है, ये आप जानते हैं। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चौलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थीं। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छिद्र बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाला जाता था। फिर चिकनी मिट्टी में खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आप यहाँ पर समझ गए होंगे ये मेथड क्या था। सबसे पहले तो मोम की प्रतिमा इस तरीके से बनाई गई। इसके बाहर से फिर मिट्टी का आवरण लगाया गया, मिट्टी का लेप लगाया गया पूरी की पूरी। इसमें जो मोम का बनाया उसके बाहर से पहले मिट्टी लगा दी। अब क्या किया कि उस पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दिया और इसको गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हुआ, जो ये मोम था ये नीचे पिघल गया। मोम तो बाहर निकल गया और अंदर एक सांचे का रूप उसने ले लिया। इसके बाद इस पर फिर से एक छोटा सा छिद्र करके यहाँ पर धातु को गला करके, कांसे को गला करके इसके अंदर इस सांचे में भर दिया गया। और जब सांचे में भर दिया गया तो जो मूर्ति थी वह साफ सुथरी उनको मिल गई। उसको फिर से उसकी चिकनाहट किया गया और इस तरह से एक मूर्ति को चमका दिया गया। तो ये तरीका था। मंदिर के धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनै शनै या धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन, भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे
और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। यहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते थे। अब देखते हैं छोटे नगरों का संजाल किस प्रकार से बना। अभी हमने देखा कि मंदिर नगरों का निर्माण, वहाँ पर मंदिर की व्यवस्था करने वाले, मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों, पुरोहितों और इन लोगों से हुआ। वो वहाँ पर बसते चले गए और मंदिर का जो नगर है उनका निर्माण होता गया। अब छोटे नगरों का जाल कैसे बनता है देखते हैं। तो 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का जाल सा बिछने लग गया था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आम तौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाता था, होती थी, जहां आसपास के गांव के लोग अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट, बाद में हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों से उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से व्यापारिक केंद्रों का उदय होता है, जहां पर लोग पहले छोटी छोटी मंडियां बना करके सामान बेचने के लिए लाते हैं, फसलों को बेचने के लिए लाते हैं, और धीरे धीरे वहां पर बड़े नगरों का विकास हो जाता है। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे, और कभी-कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा किया जाता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया था, जो आज भी पाए जाते हैं। तो देखते हैं बाजारों पर किस प्रकार का कर लगाया जाता था। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूले जाते थे। तो बाजारों पर कर लगाए जाते थे। वहाँ पर जिस व्यक्ति ने, जिस सामंत ने घेराबंदी की, जिस जमींदार ने घेराबंदी की, उस जमींदार के द्वारा उस बाजार में स्थित विभिन्न दुकानदारों पर जो कर लगाया जाता था वो इस प्रकार से है। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद के रूप में वसूले जाते थे। अब आपको देखना है कि आपके बाजार में किस प्रकार से कर इकट्ठा किए जाते हैं और वे किस प्रकार से वसूले जाते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी, व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आम तौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे, और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, जिसको कि गिल्ड कहते थे, वह बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ भी दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे,
जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आगे देखते हैं ये काबुल के बारे में। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जॉन बेप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम होती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों में लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम की बिक्री के लिए लाए जाते थे। इसके बाद देखते हैं नगरों में शिल्प की व्यवस्था किस प्रकार थी। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो व्यवसायों में मंदिरों के निर्माण के लिए विभिन्न कारीगरों की भी यहाँ पर आवश्यकता थी और धीरे धीरे वो भी धनाढ़ होते गए, वे भी दान दक्षिणा करते थे। अब हम देखते हैं शहरों के बदलते हुए भाग्य के बारे में। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नए बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ते गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया था, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके और धीरे धीरे उन बुनकरों का व्यापार समाप्त होता गया, क्योंकि जो इंग्लैंड से जो सस्ते कपड़े आते थे वे बाज़ार में अच्छे से बिकने लग गए और जो वहाँ पर जो व्यापारी थे उनका वहाँ पर व्यापार धीरे धीरे सिकुड़ता गया। अब हम देखते हैं हम्पी, मुसलीपट्टम
और सूरत नज़दीक से एक नज़र, ये कुछ बड़े शहर थे जिनको कि हमको अच्छे से देखना है। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य हम देख सकते हैं कि हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जुड़ने वाले जुड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो हम्पी के यहाँ पर कुछ आप अहाते और दीवारों के बुर्जों को आप देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर किसी भी चिपकाने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को काट कर उनको आपस में फंसाया गया है। तो ये वहाँ पर की विशेषता थी। एक किलेबंद नगर के बारे में हम देखते हैं तो एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार से किया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। तो इस प्रकार हम्पी का वर्णन किया गया है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाली कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिसमें कमल और टोंडों की आकृतियों वाले मूर्तिकार के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में गुंजायमान हम्पी रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुरों मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त शब्द है। चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। अर्थात जो हम्पी था वह एक मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा था। वहाँ पर पुर्तगाली, मुस्लिम, यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण के नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रमों को देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो ये बहुत ही दुखदायी घटना थी हमारे भारत के इतिहास में कि हम्पी जैसा एक विकसित नगर जो था वो 1565 में इस प्रकार गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और यहाँ पे विभिन्न शासकों के द्वारा उस नगर को निस्तेनाबूद किया गया, उसको समाप्त किया गया। अब देखते हैं सूरत के बारे में। पश्चिम का प्रवेश द्वार सूरत को कहा जाता था, क्योंकि सूरत पश्चिम के रास्ते से एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। वहाँ से विदेशों से व्यापार अच्छे से होता था। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंबात और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। सूरत ओरमुज की घाटी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था।
सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्राम गृह बनाए थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में, काहिरा, इराक में, बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का एक दस्तावेज है हुंडी, जिसको कि मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में भी मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की कमी हो गई। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई से स्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर दिया था, आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम्पी और सूरत जैसे बड़े वाणिज्यिक केंद्रों का पतन उस समय हो गया था। जोखिम भरा दौर, मूसलीपट्टम के लिए चुनौती। अब नए एक शहर के बारे में देखते हैं। मूसलीपट्टम या मछलीपट्टम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मूसलीपट्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मूसलीपट्टम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथबर्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मूसलीपट्टम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का एक मुख्य पत्तन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ नहीं। यह अच्छी जगह पर स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मूसलीपट्टम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिया, आप जानते हैं। क्योंकि इस प्रकार से वहां पर कहा गया कि यह जो है गरीब मछुआरों का नगर है, यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर कोई चार दीवारी की व्यवस्था नहीं है और किसी के भी यह कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थायित्व स्थापित किया होगा। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों
गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तथा अपनी शक्ति बढ़ा दी तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई। कंपनी की कई जो नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मुसलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर के रूप से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। ये सब आप जानते हैं। इसके आगे भी आप जानते हैं किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन भी कर दिया, राजनीतिक रूप से भी। वस्त्रों जैसे वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिस यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हो गया, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य के बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए गए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क का यहाँ पर चित्र है, जहाँ पर व्यापारी किस प्रकार से यहाँ पर श्रमिकों से काम करवा रहे हैं। तो ये एक चित्र है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अन्यत्र में वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि विदेशी यात्री भारत आए थे। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए
केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। उसने अपनी पहली यात्रा का पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा दिया। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत कहाँ पर आया था और कब आया था और उसको कितना समय लगा था? तो उसको 1 वर्ष का समय लगा था और 1498 में भारत के कालीकट पर वह पहुंचा था। ये याद आपको रखना है। और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन वो फिर से वापस लौट गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक था। अब इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिमाण यहाँ पर मिला जिसकी किसी की को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय लिया। उसका सोचना था क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहली वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं वेस्ट इंडीज़ जो एक देश है उसका नाम वेस्ट इंडीज़ क्यों पड़ा? इंडिया के नाम से ही पड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो कोलंबस है वो भारत समझ करके वो वेस्ट इंडीज़ में चला गया था, उस स्थान पर चला गया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हैं जिनको हम अलग वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन हमने इसको सिर्फ एक ही पार्ट में कवर किया है। तो दोस्तों अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि धीरे धीरे हम सभी विषयों से संबंधित, सभी कक्षाओं से संबंधित, सभी किताबों की इस तरह से लाइन वाइज एक्सप्लेन करके आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।